अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकंड ईयर के पहले चैप्टर के आज हम 6 लेक्चर को स्टडी करेंगे और 6 लेक्चर्स के अंदर आज हम थर्ड पीरियड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले 5 लेक्चर्स के अंदर हमने थर्ड पीरियड की जो हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने एक्सप्लेन किया, जिसमें एटॉमिक रेडियस था, आयोनाइजेशन एनर्जी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। इस लेक्चर्स के अंदर अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड पीरियड की है वो वाटर के साथ भी डिस्कस की जाती हैं और ऑक्सीजन के साथ भी डिस्कस की जाती हैं और आपके पास क्लोरीन के साथ भी। तो आज हम वाटर के साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी आपके पास करेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड पीरियड आपके पास एलिमेंट्स थे उसमें आपके पास पहला एलिमेंट सोडियम था और लास्ट एलिमेंट वहाँ से आर्गोन मौजूद था। सोडियम है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। तो आपके पास जब इनका आप रिएक्शन स्टडी करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास जो वाटर आपके पास है अगर वो स्प्लिट भी होता है आपके पास आयंस में तो उसके दो आयन बनते हैं, एक हाइड्रोजन आयन बनता है और एक हाइड्रोक्सल आयन बनता है हमारे पास। तो हमारे पास जो सोडियम एलिमेंट्स आपके पास है ये आपके पास एक लिहाज से रिएक्टिव आपके पास एलिमेंट आपके पास है। इस पूरे ग्रुप को जो आपके पास जो सोडियम का जो ग्रुप है इसको एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो आपके पास जो सोडियम है ये जब आपके पास वाटर से रिएक्शंस करेगा तो आपके पास लाजमन ये इसके नेगेटिव आपके पास पार्ट से रिएक्ट करेगा। तो इसका आपके पास जो नेगेटिव हमारे पास पार्ट होता है वाटर का वो आपके पास हाइड्रोक्सल आयन आपके पास होगा, तो इसका जो रिएक्शंस होगा वो हाइड्रोक्सल आयन के साथ होगा। तो हमारे पास जो सोडियम है आपके पास इनके साथ रिएक्ट करके आपके पास जो है वाटर के साथ जब आपके पास रिएक्ट करते हैं तो उसके रिएक्शंस के अंदर आपके पास जो है वो कन्वर्ट आपके पास हो जाता है आपके पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड्स में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स आपके पास बनता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी हमारे पास एक लिहाज से क्या होती है रिलीज आपके पास होती है। यानी कि आपके पास इस रिएक्शंस के अंदर आपके पास जो है जो हमारे पास सोडियम है वाटर से रिएक्शन जब करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसका जो दूसरा पार्ट है हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन गैस में आपके पास क्या हो जाएगा चेंज आपके पास हो जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम भी कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो भी हमारे पास जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो मैग्नीशियम आपके पास है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास होती है वो आपके पास जो है वो बनाता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो यूज़ करता है वो +2 आपके पास यूज़ कर रहा होता है। जबकि जो वाटर्स आपके पास ये मौजूद है अगर हम इसको देखें तो ये इसके जो आयंस आपके पास बन सकते हैं तो वो हमारे पास इसके दो आयन आपके पास बनते हैं। एक इसका आपके पास जो है वो हाइड्रोक्सल आयन बन सकता है और दूसरा जो है वो हमारे पास इसका आपके पास जो बनेगा वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन बनेगा। यानी कि अगर यह आपके पास इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ब्रेक होते हैं तो आपके पास एक हाइड्रोक्सल आयन और दूसरा आपके पास जो बनेगा वो आपके पास हाइड्रोजन आयन बनेगा। तो मैग्नीशियम जो आपके पास है वो आपके पास यहाँ से आपके पास हाइड्रोक्सल के साथ वो रिएक्ट करेगी और उसके रिएक्शन के नतीजे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्योंकि आपके पास मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है इसलिए दो हाइड्रोक्सल आयन जो है इसके साथ अटैच होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस रिलीज आपके पास हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी आपके पास मैग्नीशियम्स को आपके पास जो है रिएक्ट करवाते हैं आपके पास स्टीम के साथ यानी कि वाटर को हम स्टीम में चेंज करते हैं तब आपके पास ये वाइट फ्लेम में आपके पास जो मैग्नीशियम हमारे पास है वो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड्स में आपके पास क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड्स आपके पास जो है वो फिर हमारे पास बनती है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस लिहाज से आप ये देखें कि सोडियम सिर्फ और सिर्फ आपके पास वाटर से रिएक्ट करके आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जबकि जो मैग्नीशियम हमारे पास है वो हाइड्रोक्साइड्स भी बनाता है आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ भी अटैच होता है और अगर आप उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि स्टीम में आपके पास जो हाइड्रोक्सल आयन आपके पास मौजूद हैं तो उनकी एनर्जी जब ज़्यादा होती है वो आपस में रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है वो फिर मैग्नीशियम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस आपके पास क्या होगी इसमें रिलीज आपके पास होगी। तो इस तरीके से इसका रिएक्शन होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जब जाते पास आता है एल्यूमिनियम आपके पास कि एल्यूमिनियम के साथ किस तरह रिएक्शन होगा। एल्यूमिनियम आपके पास एक
हार्ड मेटल आपके पास है जिसमें मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होती है, पीछे हम पढ़ चुके हैं 3 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम इसको आपके पास सबसे पहले इसको आपके पास डिवाइड करते हैं सिंपलेस्ट आपके पास पाउडर फॉर्म के लिहाज से, इसको डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना दें या पाउडर में चेंज कर दें, फिर हम इसको स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आपके पास बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है, क्योंकि इसका जो ऑक्साइड्स बनता है वो एल्यूमिनियम के ऊपर ही लेयर बनाना शुरू कर देता है। तो ऊपर की जो लेयर आकर आपके पास वो स्ट्रांग हो जाए, कंपैक्ट लेयर बन जाए, तो नीचे वाला एल्यूमिनियम सेफ हो जाएगा, मतलब फिर नीचे रिएक्शंस नहीं होगा, इसलिए बहुत ही स्लो रिएक्शन आपके पास हो रहा होता है। तो एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड्स आपके पास मौजूद है, ये आपके पास उस एल्यूमिनियम की जो पहली लेयर होगी वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज होगी और वही उसके ऊपर एक लेयर बना देगी, आपके पास स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाती है, और जिसकी वजह से नीचे वाले एल्यूमिनियम फिर फर्दर रिएक्शंस आपके पास नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप उसको हाई टेम्परेचर और प्रोवाइड करते रहे आपके पास, तो तब आपके पास फर्दर भी रिएक्शन हो जाएगा आपके पास। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास आता है वो सिलिकॉन है। तो आपके पास जो मौजूद है वो भी एक आपके पास स्टेबल आपके पास एलिमेंट्स आपके पास है, उसमें भी आपके पास जो बॉन्डिंग होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके पास मौजूद होती है। तो इसलिए वहाँ पर भी अगर आपके पास आप वाटर को रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं करवा सकते, आपको लाजमान हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब हाई टेम्परेचर आप देंगे तो लाजमान आपके पास वाटर की जो स्टीम है वो आपके पास जो सिलिकॉन है उसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस को आपके पास क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर्स के ऊपर सिलिकॉन हो या एल्यूमिनियम ऐसे रिएक्शन नहीं होता। आप एक और चीज भी यहां पर आपके पास देखते जाएं कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जबकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास सोडियम आपके ऑक्साइड बन रहा है हमारे पास है, जबकि सिर्फ और सिर्फ सोडियम ने आपके पास जो है वो वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, क्योंकि वो खुद एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोवाइड करता है और हीट रिलीज करता है और हाइड्रोक्साइड बना देता है। बाकी जितने भी हैं, चाहे मैग्नीशियम आपके पास है, वो भी अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, वो भी आपके पास मैग्नीशियम का ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम भी आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पर भी स्टीम मौजूद है। और सिलिकॉन भी आपके पास जो है वो भी आपके पास अपने ऑक्साइड में चेंज होता है, ये भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है। तो इसी तरीके से आपके पास जो बाकी एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो बच जाते हैं इस पीरियड में, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गोन है। इनमें से फास्फोरस, सल्फर और आपके पास जो आर्गोन है, ये आपके पास एक लिहाज से ज़्यादा रिएक्टिव्स भी आपके पास नहीं है, नॉन मेटल्स भी हैं आपके पास, तो इनका वाटर के साथ आपके पास इजीली रिएक्शंस नहीं होता, क्योंकि ये आपके पास एक तो सल्फर जो आपके पास है, अगर आपके पास सल्फर मौजूद भी हो, सॉलिड स्टेट में भी, फ्री स्टेट में भी मिलती है, अगर आप इसको वाटर में डालें तो ये उसमें डिसॉल्व नहीं होती। जब डिसॉल्व नहीं होती तो रिएक्शंस भी नहीं होगा। इसी तरीके से फास्फोरस भी आपके पास जो है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करती है, जबकि आपके पास भी हमारे पास एक लिहाज से वो आपके पास एनॉर्ट आपके पास गैस है तो उसका रिएक्शन वैसे भी नहीं होगा, तो नो रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसमें आपके पास बीच में क्लोरीन बच गया है, तो क्लोरीन रिएक्टिव है तो वाटर के साथ उसका लाजमान आपके पास कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। हमारे पास जो वाटर के साथ इसका जब आपके पास रिएक्शंस होगा तो क्लोरीन का, तो ये फर्स्ट टाइम आपके पास जब रिएक्ट करती है तो आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है। अगर आप क्लोरीन्स को वाटर में डालते हैं तो आपके पास उसके साथ जब इसका रिएक्शंस होता है तो ये हाइपोक्लोरस एसिड में आपके पास चेंज हो जाती है। तो आपके पास जो हाइपोक्लोरस एसिड आपके पास है तो ये आपके पास फर्दर आपके पास जो है एक लिहाज से रिएक्ट करके आपस में, यानी कि आपके पास इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो फिर ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज होता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज आपके पास कर देता है। यानी कि आपके पास क्लोरीन वाटर से रिएक्ट किया तो आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड बनाया और साथ साथ आपके पास पार्ट भी इसका बनता है। क्लोरीन हमारे पास क्योंकि एक आपके पास स्टेबल कंपाउंड है, ये रेडिकल्स में इसकी कन्वर्जन होगी, तब आपके पास ये वाटर्स के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वाटर का जो OH पार्ट है उसके साथ इसका Cl आपके पास क्या हो जाता है, HH आपके पास हो जाता है। और इसी तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज भी आपके पास होती है। फिर यही HOCl आपके पास जो है ये आपस में जो है आपके पास रिएक्शंस करके आपके पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज हो जाते हैं और साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जाती है। और इस तरीके से अगर आप इसका नेट रिएक्शंस आपके पास लिखते हैं तो क्लोरीन और आपके पास और वाटर्स का आपके पास जो कंप्लीट रिएक्शन जो लास्ट रिजल्ट आता है वो आपके पास 4HCl आपके पास और ऑक्सीजन गैस आपके पास बनती है। तो हमारे पास HOCl आपके पास बनता है और इसमें हाइड्रोजन गैसेस के आपके पास बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं आपके पास, जिसकी वजह से हम इसको प्रोडक्ट में आपके पास नहीं लाते। और अगर इसको बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पर अगर हम आपके पास एक लिहाज से इक्वेशंस को आपके
पास अगर बैलेंस करते हैं तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्लोरीन आपके पास जो है वो आपके पास 1 आपके पास है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है और लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 आपके पास मौजूद है। तो हम यहाँ पर अगर आपके पास इसको 2 लिख देते हैं तो आपके पास क्लोरीन तो बैलेंस हो जाता है लेकिन ऑक्सीजन आपके पास बैलेंस नहीं होता है। तो इसलिए हम इसमें ये भी कहते हैं कि इसमें एटॉमिक ऑक्सीजन भी आपके पास जो गैस है वो भी बाज़ दफ़ा रिलीज आपके पास हो जाती है ताकि इक्वेशन आपके पास क्या रहे, बैलेंस हमारे पास रहे। तो ये हमारे पास हो जाता है आपके पास जो है एक लिहाज से रिएक्शंस ऑफ थर्ड पीरियड विद वाटर्स मॉलिक्यूल्स और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हमने। और अगर आपके पास इसमें आपको कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मैसेज के ज़रिए से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका ऐसा आंसर दे सकूं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमन मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें तो इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स।